हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट न्यू चैप्टर न्यूक्ली। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं न्यूक्ली जो तुम्हारा चैप्टर है आरपीएससी के सिलेबस के अंदर फर्स्ट ग्रेड के लिए इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक मेंशन है, तो वो टॉपिक तुम नोट डाउन करोगे। पहला टॉपिक तुम्हारा रहेगा न्यूक्लियस। ठीक है, सेकंड तुम्हारे पास है साइज, न्यूक्लियस साइज हो गया मतलब, और मास डिफेक्ट। उसके बाद आता है तुम्हारे पास बाइंडिंग एनर्जी, आफ्टर दैट वी हैव टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन, उसके बाद तुम्हारे पास टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्टर, आफ्टर दैट वी हैव टॉपिक रेडियो एक्टिविटी, एंड लॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अल्फा बीटा एंड गामा डी के। ठीक है, सबसे पहले ये तुम्हारे पास हो गया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का न्यूक्लियर चैप्टर का सिलेबस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इन सभी टॉपिक्स को लाइन वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, देखो क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन के अंदर कि रदरफोर्ड ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। उस बेसिस पे उसने क्या बताया कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस का जो साइज है, ठीक है, कि एटम के अंदर एक ऐसी कोर है जिसका साइज है वो एटम से 1,00,000 गुना क्या है, छोटा है, 10 की पावर 5 रेशियो क्या है, कम है। और उसी पार्ट के अंदर, उसी कोर के अंदर तुम्हारा कंप्लीट पॉजिटिव मास, कंप्लीट मास, ठीक है, एटम का ऑलमोस्ट कंप्लीट मास 99.99% क्या है, उसी पार्ट के अंदर कंसेंट्रेटेड है, उसी कोर के अंदर क्या है, कंसेंट्रेटेड है। और जो तुम्हारी वही कोर है उसी के अंदर तुम्हारे पास क्या है, प्लस जेडी चार्ज है। बिकॉज क्योंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और जो एटम है उसके पास जेड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एटम पे क्या चार्ज होना चाहिए था, माइनस का जेड ही होना चाहिए था, पर एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो तुम्हारे पास न्यूक्लियर पे क्या, न्यूक्लियस जो है तुम्हारे पास, उस पर क्या चार्ज होगा, प्लस जेडी चार्ज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, on the basis of alpha particle scattering experiment Rutherford concluded that in atom there is a core which have almost all मतलब 99.99% mass of atom is concentrated and it have plus Ze charge. That is called, that is defined as न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ चीजें तुम न्यूक्लियस के बारे में और लिखोगे, क्या लिखोगे, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to power -5 मल्टीप्लाई साइज ऑफ एटम। कि एटम से 1,00,000 गुना छोटा है तुम्हारा न्यूक्लियस। एटम का साइज क्या होता है, 10 to power -10 ऑर्डर का होता है। ठीक है, 10 to power -10 मीटर इस ऑर्डर का होता है एटम का साइज। तो ये कितना हो गया, 10 to power- का 15 मीटर, या कह दो 1 फर्मी।
ठीक है, तो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ फर्मी ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो तुम। इसके बाद तुम एक चीज यहां पे वो लिख सकते हो, क्या? न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिफाइंड एज न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। ठीक है, कि जब दोनों की बात कर रहे हो, न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कौन से हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम क्या कह देते हैं? एक साथ में बोला जाए तो न्यूक्लियॉन्स कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात होगी किसकी? मास की, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास की। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब तुम डालो एटॉमिक मासेस। एटॉमिक masses and composition of nucleus। and composition of nucleus। ठीक है, अब देखो बात, जो तुम्हारे न्यूक्लियॉन्स है और जो तुम्हारे एटम है, ठीक है, इसका जो मास है उसको तुम केजी में तो मेजर कर नहीं सकते। ठीक है, केजी मतलब किलो, 1 किलो ऐसे थोड़ी होगा, 1 किलो का एटम कोई हो सकता? नहीं हो सकता। तो इसलिए हम क्या करेंगे? मास मेजर करने की एक नई यूनिट डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे? और वो यूनिट क्या होगी? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो द यूनिट इन विच we measure the mass of atom and its constituents particles is defined as atomic mass unit। या इसको शॉर्ट में बोलोगे तो क्या बोलोगे? एएमयू। ठीक है, एएमयू की कैलकुलेशन कैसे दी गई? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज 12th पार्ट ऑफ 6C12 एटम मास। कि जो आपका 6 कार्बन 12 परमाणु है उसका जो 12वां हिस्सा है, उसके एक एटम के मास का जो 12वां हिस्सा है वो तुम्हारा कितना होता है? 1 AMU होता है। क्या होता है? 1 AMU होता है। ठीक है, या इसको तुम कैसे लिखोगे? इसको लिख सकते हो कि AMU या फिर इसको U इज डिफाइंड एज 1/12 of the mass of an atom of 6C12 आइसोटोप। ठीक है, कि जब आपका 6 कार्बन 12 परमाणु है, ठीक है, उसका जो 12वां पार्ट होगा, ठीक है, वो जो मास होगा तुम्हारा वो क्या होगा? AMU होगा। ठीक है, उसको AMU के इक्वल मानेंगे। तो सबसे पहले देखो इसका मास देखो कितना होता है 6 कार्बन 12 परमाणु का। सबसे पहले तुम क्या जानते हो? देखो 1 मोल अगर तुम्हारे पास क्या हो 6C12 एटम्स हो, ठीक है, इनका मास कितना होगा तुम्हारे पास? 12 ग्राम। कितना होगा? 12 ग्राम। या मैं कह दूं 1 मोल के अंदर कितने एटम होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। कितने एटम है? इनका मास कितना है? 12 ग्राम। या मैं कह दूं एक एटम का मास कितना है? 12 ग्राम डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, या फिर मैं कह दूं एक AMU मास
या मैं कह दूं एक AMU किसके इक्वल हो जाएगा, जो 1 एटम यहां से आएगा उसका 12th पार्ट का, क्या लिखोगे, मास ऑफ 1 एटम, कौन सा एटम है, 6 कार्बन 12, इसका 12th पार्ट, तो ये क्या आ जाएगा 12th पार्ट, इधर क्या है तुम्हारे पास 12 ग्राम, ग्राम को क्या लिखोगे 10 टू पावर -3 kg, डिवाइड बाय इधर क्या है तुम्हारे पास 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, सोल्व करो इसको, क्या आएगा तुम्हारे पास, ये आएगा तुम्हारे पास 1.67 इंटू 10 टू पावर 27 kg, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक AMU मास कह दो या फिर एक U कह दो, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल हो गई 1.67 इंटू 10 टू पावर का 27 kg के इक्वल हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करी जाए कि अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, इनका मास क्या होगा एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, तो देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 0.00055 U, ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा 1.0073 U, न्यूट्रॉन का मास क्या हो जाएगा 1.0086 U, ये तुम्हारे मास हो जाएंगे। अब एक चीज और देखो कि हमने U में क्यों आए, हम केजी में क्यों नहीं हमने मास मेजर किया, क्योंकि देखो केजी में अगर तुम मास मेजर करते क्या बताते, एक प्रोटॉन का मास कितना है 1.67 इंटू 10 टू पावर का 27 kg, मतलब केजी एक बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, एटॉमिक लेवल पे और न्यूक्लियस लेवल पे किसी भी पार्टिकल का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास बताने के, दैट्स व्हाई वी हैव डिफाइंड AMU एटॉमिक मास यूनिट। अब बात अगर की जाए कि अगर तुम्हें एक्यूरेटली मास मेजर करना हो तो तुम किसका यूज करते हो, तो यहां तुम एक पॉइंट डाल के लिख सकते हो कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ मास स्पेक्ट्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मास ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और अब बात करी जाए, कुछ पॉइंट और लिखो, न्यूक्लियस हैव मास इज इक्वल टू, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होगा, न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, जिनको कोलेक्टिवली क्या बोलते हैं न्यूक्लियंस, तो लिखो न्यूक्लियस हैव मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, जेड तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे प्रोटॉन हो जाएंगे, प्लस अगर उसका मास नंबर क्या हो ए हो तो ए माइनस जेड करोगे तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा, और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये लिखोगे चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्लस जेड ई, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है प्लस ई, जेड प्रोटॉन है तो जेड ई हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस पे चार्ज हो जाएगा प्लस जेड ई, टोटल एटम पे चार्ज कितना होगा न्यूट्रल, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, या इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा माइनस का जेड ई। ओके, अब तुमने एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन कर ली, ठीक है, कि एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, एक यू क्या होता है। तो अब देखो बात, एक नई बात और देखो, क्या टॉपिक, इस टॉपिक को हेडिंग देने से पहले एक नई बात देखो, उस टाइम क्या हुआ, पहले क्या होता था कि जो भी इक्वेशंस होती थी, जो भी इक्वेशन तुम्हारी होती थी, इसके अंदर मास अलग से कंजर्व देखा जाता था कि ये जो रिएक्शन हो रही है इसके अंदर मास अलग से कंजर्व होना चाहिए, और जो तुम्हारी एनर्जी है वो अलग से कंजर्व देखी जाती थी कि इसमें एनर्जी अलग से कंजर्व होनी चाहिए, मास अलग से कंजर्व होना चाहिए। बट जब आइंस्टाइन आए, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उन्होंने बताया कि मास है वो भी एक तरीके की एनर्जी ही है, मतलब मास को एनर्जी में या फिर एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दी, जिसे जो कि बहुत फेमस इक्वेशन है तुम्हारी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस,
कि आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है, E इजिकल टू mc²। तो हमारा ये टॉपिक क्या है कि रिलेशन बिटवीन कि जो आपका एक AMU मास आया है इसके अंदर कितनी एनर्जी है, रिलेशन बिटवीन 1 AMU एंड MEV। MEV क्या है, एनर्जी मेजरमेंट की एक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वो तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से समझा दिया था, ठीक है, कि जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से क्या किया जाए, एसिलेट किया जाए, तो वो कितनी एनर्जी गेन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी रिलेटेड टू 1 MEV 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट कितना हो जाएगा, 1 AMU है, इसका मास कितना होता है, E इक्वल टू mc² में लिखना है। m एक AMU कितने, ऐसा यूनिट में लिखो कितने kg के इक्वल है, 1.67 इंटू 10⁻⁻34। E की m की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू, c क्या है तुम्हारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸ इसका होल स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 9 इंटू 10⁻16, और ये क्या है, जूल। अब तुम्हें क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन में लेके जाओ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाओ, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, तो 1 जूल इजिकल टू कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो एनर्जी कितनी आ गई तुम्हारे पास, इधर E1U कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 1.67 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 9 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया था जब हमने यहां से 1 जूल की क्या रख दी, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब देखो बात, इसको क्या लिख सकते हो, 931.5 10⁻6 क्या बदल जाएगा, मेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट EU। तो यहां पे तुम क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे एनर्जी कोरेस्पॉन्डिंग टू 1 AMU या 1 U इज 931.5 MeV। ओके, उसके बाद इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट टॉपिक डालो अपने पास। अब नया टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे पास क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आता है कि न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब हम दोनों की प्रॉपर्टीज अलग से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन कि प्रोटॉन क्या होता है, ठीक है। प्रोटॉन के लिए लिखो, इसकी प्रॉपर्टी सीधी बता देता हूं, ठीक है, चलो लिखो। थ्योरी लिखाने की क्या जरूरत है, इसकी सीधी लिखो, ठीक है। इसकी जो तुम्हारी लिखो, चार्ज इस पे कितना होता है 1e के इक्वल प्लस 1e के इक्वल, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकेंड बात की जाए मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, -27 है ये। थर्ड बात की जाए, मास हो गया, चार्ज हो गया, और
प्रोटॉन है तो क्या लिखोगे, स्टेबल पार्टिकल है, स्टेबल पार्टिकल। या फिर क्या लिखोगे, डज नॉट डीके इन एनी पार्टिकल आउटसाइड न्यूक्लियस। फोर्थ क्या लिखोगे, फोर्थ इसमें तुम लिख सकते हो, देखो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस पे क्या लगता है, न्यूक्लियस से कूलाम रिपल्सन लगता है, तो इसको तुम न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर प्रोजेक्टाइल के रूप में यूज नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही तुम इसको किसी पे प्रोजेक्ट करोगे वो क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट कांट बी यूज्ड एज प्रोजेक्टाइल इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन, फ्यूजन और फ्यूजन दोनों के अंदर इसको तुम यूज नहीं ले सकते किसी बड़े टारगेट के ऊपर बॉम्बार्ड करने के लिए। फ्यूजन लिखो, ठीक है, फ्यूजन होता है किसी बड़े का छोटे में काटना, ठीक है। तो जब यूरेनियम को जब तुम बॉम्बार्ड करोगे अगर प्रोटॉन से, तो क्या हो जाएगा, वो रिपेल हो जाएगा। एक इसके अंदर और लिख सकते हो, फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर लिखो, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस। मतलब तुम ऐसा कोई भी न्यूक्लियस नहीं देखोगे जिसके अंदर तुम्हारे पास प्रोटॉन ना हो, ठीक है। इवन छोटे से छोटा न्यूक्लियस जो तुम्हारे पास 1s1 है, प्रोटियम जो है, उसके अंदर भी तुम्हारे पास एक प्रोटॉन है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक और लिख सकते हो, प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है उसका न्यूक्लियस ही क्या होता है, तुम्हारा प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, 1s1, तो ये तुम्हारे पास क्या है, प्रोटॉन है ये खुद ही। अब बात की जाए एक चीज की, इसकी कवारक कंपोजिशन की बात की जाए, वो तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, जब एमएससी वाला पार्ट पढ़ोगे फर्स्ट ग्रेड का तब समझ में आएगा, ठीक है। कंपोजिशन, इसकी कवारक कंपोजिशन क्या होती है, यूयूडी होती है, यूयूडी। यू पे चार्ज होता है 2/3, नेक्स्ट यू पे भी 2/3, इस पे -1/3, तो यहां बच जाएगा तुम्हारे पास 1, और ये ई होता है, ठीक है, सारा, तो कितना बचेगा, 1 ई चार्ज बच जाएगा, +1 ई। तो इसकी कवारक कंपोजिशन कितनी होती है, यूयूडी होती है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, हमने क्या पढ़ा अभी, प्रोटॉन, प्रोटॉन पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ लेते हैं न्यूट्रॉन। सारे के सारे पॉइंट इस जैसे ही लिख दो, कर दो स्टार्ट। सबसे पहला लिख दो, इसकी तरह ही चार्ज कितना होता है, तो इस पे लिख दो चार्जलेस। सेकंड पॉइंट, मास कितना है, ऑलमोस्ट इतना, तो इसमें क्या लिखोगे, मास ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा याद रखो, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, ठीक है, रिलेटिवली बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा होता है, बिल्कुल थोड़ा सा। ये मैंने तुम्हें लिखवाया अभी है, अभी भी इसमें देख सकते हो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है, पर ऑलमोस्ट इक्वली कंसीडरेशन करते हैं। इन ऑलमोस्ट हम इसको मास ऑफ न्यूट्रॉन को m ऑफ n को क्या लिख देते हैं, m ऑफ p लिख देते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखोगे अनस्टेबल पार्टिकल डीके इनटू प्रोटॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस, इसमें लिखोगे अनस्टेबल पार्टिकल। न्यूक्लियस तुम्हारा, न्यूट्रॉन तुम्हारा क्या है, अनस्टेबल पार्टिकल है। डीके इनटू प्रोटॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। बट स्टेबल पार्टिकल
inside the nucleus। नेक्स्ट लिखो इसके अंदर, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इट कांट बी यूज्ड एज प्रोडक्टाइल इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इसमें लिखोगे इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन एज प्रोडक्टाइल। ये भी लिख सकते हो, डज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एज बीइंग चार्जलेस, क्योंकि ये चार्जलेस है। चार्जलेस है तो तुम्हारा कोई इस पे कूलाम फोर्स नहीं लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं लगेगा। और क्या रह गया 6 पॉइंट, प्रोटॉन इज न्यूक्लियस ऑफ एच एटम, एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर लिखा है ना, इसकी जगह इसमें क्या आएगा, एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल न्यूक्ली। सभी न्यूक्ली का ये पार्ट होता है, बस किसका पार्ट नहीं होता, जो तुम्हारा हाइड्रोजन एटम होता है उसका ये पार्ट नहीं होता, उसके न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होता। न्यूक्ली एक्सेप्ट एच एटम। क्यों, क्योंकि 1H1 है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, तो इसके अलावा सब में होगा ये। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन होता है। क्वार्क कंपोजिशन की बात की जाए तो क्वार्क कंपोजिशन इसकी क्या हो जाएगी, क्वार्क कंपोजिशन देखो क्या होती है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, देखो क्या होता है, एटम के अंदर क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसी से मिलकर बने हुए हैं, उनको बोलते हैं क्वार्क, जो तुम्हारे आता है एमएससी में, ठीक है। तो क्वार्क कंपोजिशन इसकी क्या हो जाएगी, UDD, U का चार्ज +2/3E, D का चार्ज -1/3E और D का चार्ज माइनस का 1/3E। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। इस पे चार्ज क्या होता है, 0 ही तो होता है। और इसमें तुम क्या लिख सकते हो, बस इतना ही है इसके अंदर। इसके बाद तुम एक छोटी सी बात ये लिख सकते हो, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। इसके बाद तुम नई हेडिंग डालो, तुम्हारे पास न्यू टॉपिक है मास नंबर। मास नंबर जो तुम्हारा रिप्रेजेंट होता है किससे, ए से। इसको कैसे लिखोगे, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब A इजिकल टू क्या होता है, Z प्लस का N। यहाँ पे Z क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। या फिर मैं कह दूं तुम्हारे पास अगर तुम्हें न्यूट्रॉन का नंबर चाहिए तो क्या कर सकते हो, अगर A तुम्हें मास नंबर दिया है तो इसमें से Z सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि प्रोटॉन नंबर क्या होता है तुम्हारा, एटॉमिक जो नंबर होता है, ठीक है, Z वही क्या होता है तुम्हारा प्रोटॉन नंबर। तो यहाँ से N क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर क्या आ जाएगा, N इजिकल टू A माइनस का Z, ठीक है। इसका केमिकल सिंबल की बात करें, एटॉमिक नंबर भी लिख लो, एटॉमिक नंबर ये क्या होता है, Z। इसको क्या कैसे लिखते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है। कि किसी का एटॉमिक नंबर क्या है, Z है, मतलब Z अगर सपोज दैट Z इक्वल टू अगर 6 है तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, न्यूट्रॉन कितने होंगे, वो A अगर गिवन है तो उससे A माइनस Z करेंगे, A माइनस का 6 करेंगे, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब बात करी जाए इसका केमिकल सिंबल क्या होगा। इसका केमिकल सिंबल दो तरीके से लिखा जाता है। कैसे कैसे? पहला इसका तुम केमिकल सिंबल लिख सकते हो जेड, इधर आ जाएगा तुम्हारे पास, जिससे उसको रिप्रेजेंट करते हो। सपोज दैट तुम्हारे पास ये कोई भी एक्स है, ठीक है, तो जेड एक्स, या तो ए इधर आएगा मास नंबर तुम्हारा, या इसको तुम लिख सकते हो जेड एक्स ए। एनसीईआरटी कहती है ऐसे लिखना है, बाकी सारी बुक्स के अंदर ऐसे यूज है। ठीक है, जैसे मर्जी यूज कर लेना, पेपर में क्वेश्चन आता है तो ऐसे कंसीडर करना। ओके, इसके बाद तुम्हारे पास आता है, एक बात और लिखनी चाहो तो लिखो न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है कि तुम्हारा जो न्यूक्लियस है तुम्हारे पास, क्या जो तुम्हारे पास न्यूक्लियस है उसके ऊपर चार्ज कितना है। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। इसके अंदर क्या है, प्लस जेड प्रोटॉन है, और जेड प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, प्लस ई, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस जेड ई। कितना हो जाएगा, प्लस जेड ई। ये ध्यान रखना, ए इज एटॉमिक मास नंबर, that is different from actual mass। ये तीन पॉइंट इसके अंदर तुम्हें मैंने लिखवाए हैं। इसके बाद बात चलते हैं कि जो न्यूक्लियस है तुम्हारे पास, न्यूक्लियस का समझ में आ गया क्या होता है। अब टाइप ऑफ न्यूक्लियस, कितने टाइप के होते हैं न्यूक्लियस तुम्हारे पास, टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर तुम्हारे पास जो पहला टाइप है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास पहला टाइप आता है, इसके अंदर तुम्हारे पास पहला टाइप आता है आइसोटोप्स। क्या लिखोगे, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कौन से होते हैं, आइसोटोप लास्ट में क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक है, पी मतलब प्रोटॉन नंबर सेम, तो क्या लिखोगे, ये कौन से होते हैं, प्रोटॉन नंबर सेम, ठीक है, या फिर कह दो जेड सेम, क्योंकि जेड और प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं, दोनों इक्वली होते हैं, जेड सेम, बट ए इज डिफरेंट, एटॉमिक मास नंबर इज डिफरेंट। एग्जाम्पल की बात कर लें तो 6 कार्बन 10 भी होता है, 6 कार्बन 11 भी होता है, 6 कार्बन 12 भी होता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लें तो 1H1 भी होता है, 1H2 भी होता है, और 1H3 भी होता है। ठीक है, सेकंड अगर मैं टाइप ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो वो तुम्हारे पास क्या आएगा, आइसोबार्स। क्या लिखोगे, आइसोबार्स। आइसोबार जो तुम्हारे हैं ये कौन से होते हैं, आइसोबार या भार, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ए शुड बी सेम, ए शुड बी सेम, बट प्रोटॉन नंबर बोलो ये क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, या कह दो जेड क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके एग्जाम्पल लिखवाए जाए तो इसके एग्जाम्पल में क्या लिखोगे तुम लोग, लिखो 11 सोडियम 22 एंड 10 Ne नियोन 22। ओके, आइसोबार मतलब ए सेम, एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। थर्ड लिखो इसके अंदर तुम्हारे पास है आइसोटोन, आइसोटोन एन आ गया लास्ट में, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर सेम। जेड डिफरेंट, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट, ए भी डिफरेंट। एग्जाम्पल लिखोगे
इसका एग्जांपल है तुम्हारे पास 17 क्लोरीन 37 एंड 19 पोटेशियम 39। देख लो सब डिफरेंट है, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है 17 19, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है 37 39, बट न्यूट्रॉन नंबर देखो, इसमें देखोगे तो 37 माइनस का 17 कितना है 20, इसमें न्यूट्रॉन नंबर देखोगे तो 39 माइनस का 19 कितना है 20। ठीक है, एक इसमें तुम और लिख सकते हो क्या, मिरर न्यूक्ली। मिरर न्यूक्ली क्या लिखोगे, द प्रोटॉन नंबर फर्स्ट न्यूक्ली will be equal to neutron number of second nuclei and vice versa। वाइस वर्सा मतलब पहले का न्यूट्रॉन नंबर दूसरे के प्रोटॉन नंबर के, और पहले का प्रोटॉन नंबर दूसरे के न्यूट्रॉन नंबर के इक्वल होगा। इसका एग्जांपल लिखो, क्या लिखोगे 1H3 एंड 2He3। वन एच थ्री एंड 2He3। इसके अंदर प्रोटॉन, इसके अंदर देखो प्रोटॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना है 2, इसके अंदर प्रोटॉन कितना है 2, न्यूट्रॉन कितना है 1। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, मिरर न्यूक्ली का एग्जांपल हो गया। समझ में आ गया मिरर न्यूक्ली क्या होगा, कि इसका Z, इसका X, इसका A, तो इसके पास क्या होगा, जो Y होगा इसका जो Z होगा वो क्या हो जाएगा A माइनस का Z, ये A है ये Z है तो A माइनस का Z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा A का A आ जाएगा। ओके, बस ये रहेगा। इसके बाद तुम नया टॉपिक अब डालो, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अपना न्यू टॉपिक क्या है अब, साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हमने बात कर ली, उसके अंदर पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं उनकी बात कर ली, वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या क्या है उनकी बात कर ली, न्यूक्लियस कितने टाइप के हो सकते हैं उनकी बात कर ली, इसका जो मास है उसको किस में मेजर करते हैं उसकी बात कर ली, उससे रिलेटेड एनर्जी कितनी कौन से ऑर्डर की आती है उसकी बात कर ली। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखोगे, इट इज इन ऑर्डर ऑफ, कितने ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस का साइज, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, या मैं कह दूं एक फर्मी ऑर्डर का होता है। ठीक है, इट इज इन ऑर्डर ऑफ फर्मी ऑर्डर। ठीक है, फर्मी ऑर्डर का होता है। अब देखो एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटली द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस directly proportional to its atomic mass number। प्रैक्टिकल में ये देखा गया कि जो न्यूक्लियस का जो साइज है, इसकी जो वॉल्यूम है, ठीक है, वो इसके एटॉमिक मास नंबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। V प्रोपोर्शनल टू A। V जो न्यूक्लियस है इसकी वॉल्यूम है क्या होगी 4/3 पाई r क्यूब प्रोपोर्शनल टू A, या फिर मैं कह सकता हूं r प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट, ये आ गया r इजिकल टू r नॉट A टू पावर 1/3। हियर r इजिकल टू रेडियस
ऑफ न्यूक्लियस, A इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस that is different from actual mass of nucleus, or R naught is equal to constant, जिसकी वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होती है 1.2 फर्मी। या तुम्हें इसको उसमें लिखना है SI यूनिट में, तो 10 टू पावर माइनस का 15 मीटर। ओके, इसके बाद तुम्हारे पास न्यूक्लियस का साइज देख लिया, इसके बाद टॉपिक डालो न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। ये सुन के तुम्हें धक्का लग रहा होगा कि सर न्यूक्लियर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, पर हम तो इसके एक कांस्टेंट वैल्यू पढ़े थे। तो अब देखो थोड़ा सा आगे जाके तुम्हें वो रियलाइज हो जाएगा, न्यूक्लियर डेंसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी वेरी करती जाती है, कोर के अंदर हाई होगी, उसके बाद धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे न्यूक्लियस की कोर से बाहर निकलोगे वो डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज थ्रू आउट द न्यूक्लियस। वो पूरे न्यूक्लियस के अंदर क्या करती है, वेरी करती है, बट एवरेज न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी होती है। तो देखो एवरेज न्यूक्लियर मास डेंसिटी, अगर न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर मास डेंसिटी की। न्यूक्लियर मास डेंसिटी कितना होगा, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा मास नंबर। जितना मास नंबर उतने ही तुम्हारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या मैं कह दूं ए न्यूक्लियॉन्स इसके अंदर है, एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है। टोटल वॉल्यूम कितना है V, जो कि कितना होता है A इंटू MP डिवाइड बाय 4/3 पाई R क्यूब। R क्यूब की वैल्यू पुट करोगे तो R नॉट की क्यूब, A की पावर 1/3 थी तो यहाँ पे 1/3 की क्यूब करोगे तो A आ जाएगा, A से A कैंसिल हो गया। इसको अब करोगे सोल्व, मास ऑफ प्रोटॉन लिखोगे, लिख दो मास ऑफ प्रोटॉन लिख दो 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई इंटू पाई लिख दिया, R नोट लिख दो, इसकी क्यूब लिख दो, इसको सोल्व कर दो। तो न्यूक्लियर मास डेंसिटी कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, ये आएगी तुम्हारे पास 2.29 इंटू 10 टू पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ये डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर इसमें इसको तुम फर्मी में निकालोगे, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम तुम्हारे पास है तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, इसके अंदर कितना मास है, 2.29 इंटू 10 टू पावर 17 kg है, जो डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और इसका ऑर्डर अगर की बात करें, मास डेंसिटी ऑर्डर, ये तुमको ऑर्डर याद रखना है, कितने ऑर्डर की है, 10 टू पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। अब मास डेंसिटी ना बात करके हम बात करें नंबर डेंसिटी की, तो इसके अंदर से नंबर डेंसिटी की बात की जाए तो वो कौन से ऑर्डर की आ जाएगी, 10 टू पावर 44 की। कितने की, 44 की न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब। ये कैसे निकलेगा, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। नंबर डेंसिटी कैसे निकलेगी, देखो अगर निकालनी हो तो या तो सीधा याद रख लेना, नंबर बाय वॉल्यूम, इसे ये चला जाएगा, इसको उल्टा कर देना, इनकी वैल्यू पुट करके डिवाइड कर देना, तुम्हारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, 10 टू पावर 44 न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसी ही तुम्हारी
डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होती है, जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं उसके इक्वल होती है। मतलब जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो भी क्या, किसकी तरफ जा रहा है, एक तरीके से न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं उनकी तरफ जा रहा है। नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी बोलो या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बोलो, ठीक है, दोनों एक ही बात है। तो आइंस्टाइन ने जब मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया था, ठीक है, उससे पहले क्या था, किसी भी इक्वेशन के अंदर क्या होता था कि मास और एनर्जी कंजर्वेशन अलग अलग देखा जाता था। पर जब उसने मास एनर्जी इक्विवेलेंस दिया तो उसने बताया कि जो मास है और जो एनर्जी है वो दोनों क्या है, एक दूसरे में कन्वर्जेबल है। मतलब मास को एनर्जी में कन्वर्ट तुम कर सकते हो और एनर्जी को मास में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कि एवरी मास से रिलेटेड एक एनर्जी होती है, जो उसने E इक्वल टू mg स्क्वायर बताई थी। इसकी बात हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बताने के बाद क्या हुआ कि पहले जहां एक किसी भी इक्वेशन के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर एनर्जी और मास का अलग अलग कंजर्वेशन देखा जाता था, तो वो कंजर्वेशन, वो लॉज बदल के क्या हो गए, एक सिंपल लॉ आ गया तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ मतलब जो मास है उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फिर तुम एनर्जी कंजर्वेशन देखो कि एनर्जी बिफोर द इक्वेशन और बिफोर द रिएक्शन और एनर्जी आफ्टर द रिएक्शन। मतलब मास कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन मिलकर के क्या बन गया, एनर्जी कंजर्वेशन। जहां अगर एनर्जी कंजर्वेशन क्या हो रहा है तुम्हारा, अप्लाई हो रहा है, तो हम वहां कह सकते हैं कि तुम्हारे पास क्या होगा, वो रिएक्शन होगी। अगर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई नहीं हो रहा तो वो रिएक्शन या वो इक्वेशन नहीं होगी, पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें तुम क्या लिखोगे, इसमें लिखो आफ्टर मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ आइंस्टाइन the two classical laws of mass conservation and energy conservation have been unified into one law of conservation of energy। इसके बाद हमारे पास आता है मास डिफेक्ट। तो देखो मास डिफेक्ट क्या होता है, अगर बात की जाए कि तुम्हारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स है उन सबका मास अगर ऐड किया जाए, ठीक है, और न्यूक्लियस का मास देखा जाए तो दोनों क्या होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। पर जो कैलकुलेशनल मास है, कैलकुलेशनल मास में इसमें किसको बोल रहा हूं, प्रत्येक इंडिविजुअल तुम्हारे पास जो न्यूक्लियॉन्स है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मासेस को मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, अलग अलग, उनको मैं कैलकुलेशन मास बोल रहा हूं। और जो न्यूक्लियस का मास है उसको न्यूक्लियस का मास बोल रहा हूं। तो जो कैलकुलेशन वाला मास है तुम्हारा, प्रत्येक न्यूक्लियस और प्रोटॉन के मास को ऐड करने के बाद जो तुम्हें मिलता है, वो हमेशा ही तुम्हारा क्या होता है, ज्यादा होता है उस न्यूक्लियस के मास से। या तुम कह दो न्यूक्लियस का जो मास है वो हमेशा कम होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के मास को ऐड कर दिया जाए उससे, तो वो मास चला कहां जाता है। ये जो मास का डिफरेंस है, कैलकुलेशनल मास न्यूक्लियस का और एक्चुअल मास, इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। और ये जो मास डिफेक्ट है चला कहां जाता है, ये मास डिफेक्ट जो तुम्हारा है वो इस मास से कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी, मास एनर्जी
कंजर्वेशन से, या फिर कह दो आइंस्टाइन इक्विवेलेंस से, ठीक है। तो जो और तुम्हारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन है फिर भी ठीक है, जो प्रोटॉन है उनके बीच में क्या है, कूलम्ब रिपल्सन है। तो उनको बांधे रखने के लिए, उनको कलेक्टिव रखने के लिए एक हम तुम्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी कहां से आती है, उस मास डिफेक्ट की कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी होती है वही एनर्जी वहां काम आती है। और उस एनर्जी को क्या कहते हैं, टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स वी नीड एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। मतलब जो तुम्हारा मास डिफेक्ट है उसके कोरस्पोंडिंग जो एनर्जी है वो एनर्जी तुम्हें कहां काम आई है, जो तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स थे उनको बांधे रखने में काम आई है, ठीक है, उनको बाइंड करने में काम आई है। तो इसमें लिखोगे तुम क्या लिखोगे, देखो इसमें लिखो न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। Therefore mass of the nucleus should be equal to the total mass of its protons and neutrons, but it is always less than that। कि जो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है वो उसके कांस्टेंट पार्टिकल के जो मास है उनके सम से हमेशा क्या होता है, कम होता है। ये जो मास का डिफरेंस इसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। दिस डिफरेंस ऑफ मास is defined as mass defect। इसको तुम लिखते हो रिप्रेजेंटेड एज डेल एम। तो डेल एम तुम्हारे पास क्या हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस कह सकते हो, माइनस जेड तुम्हारे पास प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन, माइनस ए माइनस जेड तुम्हारे पास क्या है, न्यूट्रॉन, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये तुम्हारे पास क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस। रुको 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 रुको, डेल एम क्या आएगा, क्या बताया था, जो कांस्टेंट पार्टिकल है उनका जो मास ऐड करोगे वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास डेल एम क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस जो न्यूक्लियस का एक्चुअल मास है उससे घटा दोगे तो जो तुम्हारे पास डिफरेंस बचेगा वही तुम्हारे पास क्या है, मास डिफेक्ट है। और ये जो मास डिफेक्ट है इसके कोरस्पोंडिंग एनर्जी तुम्हारी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। एनर्जी कोरस्पोंडिंग टू दिस मास डिफेक्ट इज, कितनी एनर्जी हो जाएगी इस मास डिफेक्ट के कोरस्पोंडिंग, ईबी लिख दूं बाइंडिंग एनर्जी को, डेल एम सी स्क्वायर क्या लिखोगे, इज डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी। ये एनर्जी तुम्हारी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। बाइंडिंग एनर्जी is used to keep the nucleons together या कोलेक्टिव। कि बाइंडिंग एनर्जी क्या काम आई तुम्हारी, जो न्यूक्लियॉन्स थे उनको कोलेक्टिव रखने के लिए, बांधे रखने के लिए, क्योंकि उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन थे, रिपल्सन हो रहा था,
स्टिल वो बाउंड है, ठीक है। तो बाउंड रखने के लिए उन्हें एनर्जी कहां से आई, वो एनर्जी तुम्हारी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, तुम्हें आइडिया देती है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, कौन कितना बढ़िया से बंधा हुआ है। जो जितना टाइटली बंधा हुआ होगा, जितना अच्छे से बंधा हुआ होगा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी gives us idea about how strongly nucleons in a nucleus is bounded or how stable it is। देखो बाइंडिंग एनर्जी तुम्हें आइडिया देती है, पर जो एक्चुअल आइडिया है, एक्चुअल बात जो बता सकते हो तुम कि कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, ये तुम कैसे बताते हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में तुम एक और लिख सकते हो ऐसे, बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट nucleus in its constituent particle, कि तुम्हारे पास एक न्यूक्लियस है, उसको जो बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल एनर्जी दे दोगे तो वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, किसमें, न्यूक्लियंस के अंदर, अलग अलग न्यूक्लियंस के अंदर, ठीक है। वी डिफाइन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है, टूटेगा या नहीं टूटेगा, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा अनस्टेबल है। वी डिफाइन स्टेबिलिटी of nucleus on the basis of binding energy per nucleon because binding energy per nucleon gives us the idea how much average energy each nucleon required to separate it from nucleus। कि बाइंडिंग एनर्जी पर, देखो बाइंडिंग एनर्जी तुमने बता दी तो वो तो पूरा न्यूक्लियस की होगी, अगर तुमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बता दी तो वो क्या आ गया, एवरेज एनर्जी आ गई, कि प्रत्येक जो तुम्हारा न्यूक्लियन है, प्रत्येक न्यूक्लियन है उसको एवरेज कितनी एनर्जी चाहिए कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में, जो न्यूक्लियस तुम्हारा है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में जा सके। जब वो एक न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में जाएगा तो प्रत्येक न्यूक्लियन के हिस्से में कितनी एनर्जी आएगी, ठीक है, उसको प्रत्येक न्यूक्लियन ने एवरेज कितनी एनर्जी ली, वो तुम्हारी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बताया कि हमें क्या चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चाहिए, ठीक है। तो अगर अब हम ग्राफ बनाया जाए, अगर अगर अब हम ग्राफ देखें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर क्या है, न्यूक्लियन नंबर ही तो है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के अगर हम बीच में ग्राफ बनाए, ठीक है, तो वो ग्राफ हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा और उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, चीजें डिफाइन कर सकते हैं, काफी सारी चीजें बता सकते हैं कि कौन सा तुम्हारा न्यूक्लियस स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, क्या फ्यूजन होगा, कहां फ्यूजन होगा, कहां फ्यूजन होगा, ठीक है, किसमें कौन स्टेबल है तो क्यों है, न्यूट्रॉन है क्या वो प्रोटॉन में चेंज होगा, या प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में चेंज होगा, कौन सा डीके होगा, ये सब हम बता सकते हैं तुम्हारे बाइंडिंग एनर्जी कर्व से। तो जो कर्व तुम क्या करते हो, बनाते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के अंदर, उस कर्व को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो इसमें लिखो
द ग्राफ बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड एटॉमिक मास नंबर इज गिवन बिलो। अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो वो तुम्हें कैसा मिलेगा, देखो। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है। इसमें तुम्हारी आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एमईवी के अंदर। और ये मैक्सिमम कहां तक होती है, 10 तक की होती है। तो इसको थोड़ा सा और सही बनाओ। जूम कैसे हो गया ये, थोड़ा सा और अच्छे से इसको ड्रा करने की ट्राई करो। 10 तक ही ले आओ। इधर इधर 10 है, तो इधर तुम्हारा 2 आ जाएगा, इधर तुम्हारा 4 आ जाएगा, इधर तुम्हारा 6 रख लो, इधर तुम्हारा 8 रख लो, ठीक है। 10 तक ही जाती है, 10 से कम ही रहती है, 8.8 मैक्सिमम होती है शायद एफई, ठीक है। इसके बाद आ जाओ इधर, ये तुम्हारा एटॉमिक मास नंबर आ गया 50, उसके बाद सीधा है 100, उसके बाद है 150, उसके बाद 200, 250, और ये तुम्हारे पास इधर हो गया 250। 50 से पहले पहले ही रह जाएंगे बहुत सारे, और 56 पे जो एफ है उसकी हो जाएगी मैक्सिमम 8.8, तो ये तुम्हारा एफ हो गया। फिफ्टी सिक्स वाला जिसकी मैक्सिमम है। इसके बाद तुम्हारा ये स्टार्ट होता है H2 से। पहले डायग्राम बनाएंगे फिर इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारे पास है 3H, उसके बाद तुम्हारे पास है He4 का 6 पॉइंट कुछ है, उसके बाद दोबारा नीचे आ जाओ थोड़े से, Li6 के लिए 6 से नीचे, वापस He से ऊपर N4 कार्बन 12 के लिए, फिर He से थोड़ा ऊपर Ne के लिए, N14 के लिए, उसके बाद कार्बन से ऊपर ऑक्सीजन के लिए O16 के लिए, आफ्टर दैट अगेन डाउन O18 के लिए, उसके बाद ये है ही। इसके बाद MO100 पे आ जाएगा जो कि तुम्हारा ऑलमोस्ट सल्फर के इक्वल है। ऑक्सीजन के बाद सल्फर आ जाएगा ऑक्सीजन वाले से थोड़ा सा ऊपर, इधर S32 इसके इक्वल में आ जाएगा तुम्हारा मोलिब्डेनम, इस पे MO100। इसके बाद नीचे आएगा I127, उसके बाद ये नीचे चलता जाएगा। इस ग्राफ की लाइंस को मिलाओ,
H था यहाँ पे, इससे मिला जाके ये, Li से मिला हुआ है, इसके बाद ये कार्बन से मिलेगा, फिर नाइट्रोजन से, फिर ऑक्सीजन 16 से, फिर ऑक्सीजन 18 से, फिर सल्फर से, फिर ये Fe की तरफ जाएगा, उसके बाद MO, उसके बाद I, उसके बाद ये जो है इसे कांस्टेंट चलता जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट ऑलमोस्ट, ये थोड़ा सा फिर भी झुका हुआ रह गया, इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही करना है। ऐसे ऐसे तुम्हारा ग्राफ चलेगा। ये तुम्हारा हो गया बाइंडिंग एनर्जी कराओ। इधर तुम्हारे पास क्या है, ये क्या है, मास नंबर A। इसको करेंगे अब डिफाइन। सबसे पहले देखो, जो तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं 30, जिसके मास नंबर तुम्हारे क्या है 30 से लेकर के आगे कहां तक है 170 तक है, यहां तक जो है, ठीक है, उनके लिए तुम देखोगे जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट है मतलब इन सब के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये सब क्या है, सारे ऑलमोस्ट एक जैसे स्टेबल है। ठीक है, और इनसे पहले वालों के लिए देखा जाए, इनसे पहले वालों के लिए देखा जाए तो सबके अंदर क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और कुछ पे पिक्स मिलती है तुम्हें, ऑक्सीजन 16 हो गया, कार्बन 12 हो गया, He4 हो गया, इनके ऊपर तुम्हें क्या मिल रही है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर पिक्स मिल रही है। ठीक है, और हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए, Fe के लिए, वो कितना है तुम्हारे पास 8.8 MeV। और जो लाइट न्यूक्लिय है, जो लाइट न्यूक्लिय है ये वाले, और जो तुम्हारे बड़े न्यूक्लिय है, हैवी न्यूक्लिय ये वाले, इनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, इन सबसे कम है। क्या है, इन सबसे कम है। तो और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बताएगा तुम्हें, स्टेबिलिटी बताएगा। तो ये सारे जो न्यूक्लियॉन्स है ये क्या ट्राई करेंगे कि हम ऐड होके फ्यूजन करके कहां चले जाएं, इस मिड वाले सेक्शन में चले जाएं, ताकि क्या हो जाए, इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए। और ये वाले जो बड़े न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, अनस्टेबल होने के कारण क्या करेंगे, ट्राई करेंगे हम टूट जाएं, हम स्प्लिट हो जाएं और बीच वाले सेक्शन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तक पहुंच जाएं, ताकि हम भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाएं। ठीक है, जब ये छोटे छोटे लाइट पार्टिकल कंबाइन होके ये बनाएंगे, Fe बनाएंगे, MO बनाएंगे, मोर स्टेबल पार्टिकल्स बनाएंगे। ठीक है, मोर स्टेबल न्यूक्लियस बनाएंगे, कंबाइन होके, इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें तुम्हारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और काफी अच्छी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, मतलब MeV ऑर्डर की। और जो तुम्हारे ये है 170 से ऊपर वाले, 170 मास नंबर से ऊपर वाले न्यूक्लियस जो है, वो जब स्प्लिट होके स्टेबल न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे, न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और मतलब होता क्या है, देखो सब क्या चाहते हैं, आज सब क्या चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं ना। तुम किसके लिए पढ़ रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए पढ़ रहे हो, एक जॉब मिल जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, और पर न्यूक्लियस की लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों आती है, जब इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो, अच्छी हो, हाई हो। तो इन सब की तो ठीक है, इन सब की तो हाई है, इनकी हाई नहीं है, इधर वालों की, और इधर वालों की हाई नहीं है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी हाई करने के लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे तो कंबाइन करके इधर चले जाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इधर वाले भी स्टेबल नहीं है, ये हैवी बहुत है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, फ्यूजन हो जाएगा, इनमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। पेरेंट न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियस में, डॉटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये, और यहाँ पे ये क्या होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, तो ये किस चीज को शो करता है, न्यूक्लियस की
स्टेबिलिटी उसको सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है, कि एक टाइम पे क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो इसके अंदर तुम अब लिखोगे, लिखो बाइंडिंग एनर्जी करो के अंदर फटाफट, लिख लो इसके अंदर फटाफट बाइंडिंग एनर्जी कराओ। इसका डायग्राम तुम्हें पीछे लिखवाई दिया, बनवाई दिया, इसके अंदर फटाफट लिख लो। अब तुम पहला लिखोगे फॉर न्यूक्लियर ऑफ मिडिल मास नंबर, न्यूक्लियर ऑफ मिडिल मास नंबर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। And its value is highest for Fe56 is 8.75 MeV. For both nucleons, for both light nuclei, for both light nuclei, here A is less than 30 and heavy nuclei, A is greater than 170. EBN binding energy per nucleon is lower. ये जो दो ऑब्जर्वेशन तुमने देखी, इस बेसिस पे तुम क्या बता सकते हो, क्या रिजल्ट दे सकते हो। इसके अंदर पहला लिखो द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मिड रीजन ऑफ ग्राफ gives us the idea about saturation property of nuclear forces. इसके अंदर सेकंड क्या लिखोगे, the process in which light nuclei combine to increase their binding energy per nucleon is called as nuclear fusion. नेक्स्ट लिखोगे when heavy nuclei split to increase their binding energy per nucleon is defined as nuclear fusion. फोर्थ पॉइंट लिखोगे इन बोथ केसेस nuclear fission and fusion
In both cases, nuclear fission and fusion binding energy per nucleon is increases to increase stability. And in both process energy in heavy amount is released. That is in order of some 100 MeV. ठीक है, ये हमने बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व होता है आपको उसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा उसके बारे में देखते हैं कि इतने सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। ठीक है, नंबर डेंसिटी क्या है, वो एक न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके अंदर नंबर डेंसिटी तुम्हारी चल रही है 10 टू पावर 44 कि 10 टू पावर 44 न्यूक्लियॉन्स है तुम्हारे 1 मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और उसके अंदर न्यूट्रॉन को तो चलो मान लिया तुमने, न्यूट्रॉन को मान लिया वो क्या है, न्यूट्रल है, वो कोई तुम पे रिपेल वगैरह कुछ नहीं करेगा। ठीक है, बट उसके अंदर आधे तो ऑलमोस्ट प्रोटॉन होते हैं, आधे ऑलमोस्ट प्रोटॉन है, तो वो कूलाम रिपल्सन इतना ज्यादा होगा कि न्यूक्लियस है वो तो तुम्हारा एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, कि वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है फिर, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास वहां पे क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि कूलाम जो रिपल्सन है, कूलाम जो रिपल्सन है उससे ओवरकम करके आ रहा है और उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को क्या करता है, बांध कर रखता है। ठीक है, वो फोर्स तुम्हारा क्या है, उस तरीके का फोर्स तुम्हारा कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखो, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक चीज ये ध्यान रखना, जो न्यूक्लियर फोर्स है उसकी तुम्हारी कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, जैसे कि तुम्हारे पास कूलाम की होती है और तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है, इसकी कोई भी तुम्हारी फॉर्म नहीं है। ठीक है, कि जिसका एक फॉर्मूला हो जिसे तुम बता सको। ठीक है, और बात करी जाए न्यूक्लियर फोर्स की तो ये तुम्हारे नॉन सेंट्रल होते हैं। नॉन सेंट्रल मतलब जो तुम्हारा कूलाम फोर्स है वो कैसे लगता है, एक चार्ज यहाँ है एक चार्ज यहाँ है, तो कहाँ लगेगा, या तो इधर लगेगा या इधर लगेगा, मतलब दोनों को ऐड करने वाली लाइन के आसपास ही लगता है। यही तुम्हारा होता है ग्रेविटेशन के अंदर, या तो इधर लगता है या इधर लगता है। अट्रैक्ट ही करते हैं ना, तो लाइन के अकॉर्डिंग लगते हैं, जहां पे दोनों पॉइंट है उनके लाइन के अकॉर्डिंग लगते हैं। बट न्यूक्लियर फोर्स में ऐसा नहीं है। तो न्यूक्लियर फोर्स कौन सा तुम्हारा फोर्स है, नॉन सेंट्रल फोर्स। कौन सा लिखोगे इसको, नॉन सेंट्रल फोर्स है। और एक बात की जाए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तुम्हारी कितनी आ रही थी, 8 MeV तक आई थी। कितनी आई थी, 8 MeV तक। पर तुम देखते हो एटॉमिक के अंदर, तुम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो तुम क्या देखते हो, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एवरेज कितनी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और यहाँ चाहिए MeV के अंदर, मतलब 10 लाख गुना ज्यादा, 10 लाख गुना ज्यादा। तो ये अंतर इतना आ रहा है, मतलब न्यूक्लियस को बांधने के लिए बहुत कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, न्यूक्लियर फोर्स है। तो इस न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या है उनकी हम बात करेंगे। वो हमने क्या देखा, काफी चीजें एक्सपेरिमेंट में देखी, काफी चीजें हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व तो देखा उसमें देखी। तो उस बेसिस पे हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। करें स्टार्ट, आ जाओ तो करते हैं स्टार्ट। देखो इसके अंदर एक लाइन और लिख लो कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन is almost in the order of MeV, almost in the order of MeV, MeV की ऑर्डर में होती है।
but in atom this is in electron volt order. So there is very strong force that's keep nucleons together या combined together. It is defined as nuclear force. The properties of nuclear force is given below कि न्यूक्लियर फोर्स के अंदर तुम्हारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, इसकी करी जाए बात। तो इसके अंदर तुम पहले लिखोगे, पहली प्रॉपर्टी क्या आती है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट, जो तुम्हारे न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं वो चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में वैसा लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में वैसा लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में वैसा लगेगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी वैसा ही लगेगा। ये चार्ज पे डिपेंड करेंगे ही नहीं, ठीक है। इसमें और डिस्कशन लिखना हो, इसमें तुम लिख सकते हो सेम बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब में सेम ही लगेगा। तो ये क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट है। सेकंड इसमें लिखोगे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, कि नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है। क्यों, क्योंकि कूलाम रिपल्सन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वहां पे लग ही रहा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो खुद ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पार करके इसने उनको बांध के रखा हुआ है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा हो, न्यूक्लियर फोर्स हुआ। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया। और जो तुम्हारा न्यूक्लियर फोर्स जो है वो क्या होता है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और कह सकते हो 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। थर्ड इसमें पॉइंट की बात की जाए तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा शॉर्ट रेंज फोर्स। अब देखो बात, अगर न्यूक्लियर फोर्स इतने स्ट्रॉन्ग है, अगर न्यूक्लियर फोर्स इतने स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा क्यों नहीं होता, एक एटम ये है, एक एटम ये है, सबके न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करते रहे, अटैक करते रहे, सारे न्यूक्लियस एक जगह इकट्ठे हो जाए और पूरा वर्ल्ड किसमें चेंज हो जाए, एक बहुत बड़े न्यूक्लियस में चेंज हो जाए। पर ऐसा तो नहीं हो रहा, अलग अलग एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग सब चीजें एग्जिस्ट कर रही है, मतलब उन सब के न्यूक्लियस ने क्या नहीं किया, एक दूसरे को अटैक नहीं किया। वो अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज मतलब जो उसकी रेंज में आएगा ना, जो उसकी रेंज में आते हैं, एक न्यूट्रॉन है उसकी कुछ रेंज में जो दूसरा न्यूट्रॉन आएगा या प्रोटॉन आएगा उसको भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। वो रेंज कौन सी होती है, वो रेंज तुम्हारी होती है 1.5 फर्मी के अप्रोक्स, कि 1.5 फर्मी के अंदर तुम्हारे पास जो न्यूक्लियंस आएगा उन दोनों उनके बीच में क्या लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगेगा, जीरो। और यही जब इतने पास आ गए, जब इतने पास आ गए न्यूक्लियंस, ये सपोज दैट ये क्या है 1.5 फर्मी है, तो इनमें क्या लगेगा, डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के अंदर क्या लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, लग रहा है लग रहा है लग रहा है। जब ये 0.4 फर्मी पे चले जाएंगे तो ये क्या करने लगेंगे, दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, ठीक है। पहली बात सुनो, शॉर्ट रेंज, कि न्यूक्लियर फोर्स कौन से होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं। अगर शॉर्ट रेंज नहीं होते तो सारे न्यूक्लियंस क्या होते हैं, आज कंबाइन होते, और ये वर्ल्ड ना होके क्या होता है, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता, ठीक है। कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी दूसरा न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर बहुत बहुत अलग अलग न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं, एटम एग्जिस्ट करते हैं, वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, मतलब न्यूक्लियर फोर्सेज क्या है, शॉर्ट रेंज के हैं। तो लिखो शॉर्ट रेंज फोर्सेज, इनकी रेंज क्या है,
10 टू पावर 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 15 मीटर, इसी के अंदर ये काम करते हैं। 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस का 15 मीटर लिख दो या लिख दो 1.5 फर्मी, ये इनके ऑर्डर की रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दे आर अट्रैक्टिव इन नेचर। नेचर के अंदर अट्रैक्टिव है तभी तो उनको को बांध के रखा हुआ है। उनके अंदर ये अट्रैक्टिव रहते हैं तुम्हारी, जब तुम्हारी आर है, न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है वो 1.5 फर्मी से लेके 0.4 फर्मी तक है, 0.4 फर्मी तक है। इनकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? अट्रैक्टिव रहेगी। ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी, अट्रैक्ट करेंगे। पर जैसे ही तुम्हारा आर क्या हो जाएगा? 0.4 मीटर से कम होगा, 4 फर्मी मीटर से कम होगा, तो इस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? रिपल्सिव हो जाएगी। ये कहेगा दूर चलो, ठीक है, पास मत आओ, दूर चलो। अट्रैक्टिव नेचर वाला तुम एक चीज और कहां से देख सकते हो? अगर तुम इसके लिए क्या देखो? पोटेंशियल एनर्जी देखो। क्या देखो? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखो, तो वो देखो किस तरीके का आता है तुम्हारे पास। ये तुम्हारे पास डिस्टेंस है उनके बीच की फर्मी के अंदर, ये ग्राफ तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का आएगा। ये तुम्हारे पास है 0, ये है तुम्हारे पास 100 MeV के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ये है तुम्हारे पास -100, तो और ये है तुम्हारे पास R0, ये है तुम्हारे पास 1 फर्मी। ये हो गया 0.4 फर्मी, 0.4 फर्मी नहीं, 0.4 फर्मी तुम्हारा यहाँ से है, यहाँ से है। ठीक है, 0.4 फर्मी हो गया। थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख देते हैं। ये हो गया 0.4 फर्मी। तो जैसे ही तुम्हारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी बीच की? 0.4 फर्मी हो जाएगी। ये पोटेंशियल कौन सा कैसा हो जाएगा? इनके बीच का पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही जब इनके बीच की क्या है डिस्टेंस, 0.4 फर्मी से ऊपर है, 0.4 फर्मी से ऊपर है, तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, मतलब अट्रैक्टिव रहेगा। और जैसे ही तुम्हारी डिस्टेंस क्या हो गई? 1.5 फर्मी से ऊपर हो गई, तो ये क्या हो जाएगा? काम करना ही बंद कर देगा। ये इसकी रेंज है। ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो 0.4 नहीं, इसको 0.8 लिख लो। ठीक है, 0.8। तो अगर R इज लेस देन 0.8, ये क्या हो जाएगा? रिपल्सिव हो जाएगा। ओके, ये तुम वहां भी 0.4 कराओ, 0.8 कराओ। 0.4 0.8 इसी ऑर्डर का होता है। ठीक है, तो अलग अलग डाटा मिलते हैं, जिसको 0.8 कर लो। ये तुम्हारे पास कौन सा पॉइंट आ गया? शॉर्ट रेंज वाला आ गया। फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर लिखो, फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा, दे शो सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? सैचुरेशन प्रॉपर्टी है कि ये तुम्हारे पास क्या है? एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अपने आसपास वाले न्यूक्लियस को क्या करेगा? ये न्यूक्लियन, ये कोई न्यूक्लियन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये क्या करेगा? अपने आसपास जो जितने भी न्यूक्लियंस है उनको ही अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इससे जो बहुत ज्यादा दूर न्यूक्लियंस है उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा? इससे कैसे सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो होती है वो देखो। अब तुम देखो, ये तुम्हारे पास कोई न्यूक्लियन था, इसके पास एक दूसरा न्यूक्लियन आया, इसने अट्रैक्ट किया, एक फिर आया, फिर अट्रैक्ट किया, एक फिर आया, एक फिर अट्रैक्ट किया, फिर आया, फिर अट्रैक्ट किया, फिर आया, फिर अट्रैक्ट किया, फिर आया, फिर अट्रैक्ट किया, ये अट्रैक्ट करता गया। यहां तक आने के बाद इसने जितनी साइडें कवर कर सकता था अपनी इसने कवर कर लिया। अब जो और न्यूक्लियस आएगा वो इधर आएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। इसको नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गई? एक टाइम पे आगे जाने के बाद कांस्टेंट ही तो हो गई, क्योंकि इस बाकियों के आने से इस पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो और एक टाइम के बाद क्या होगा कि
जब न्यूक्लियस नहीं आ रहे हैं, जब न्यूक्लियस इसमें आगे ऐड हो रहे हैं तो इसके आसपास का जो एरिया है वो सारा कवर हो गया। तो अब उसके बाद जितने भी न्यूक्लियस आएंगे उसका इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, सैचुरेट हो गई। मतलब जो न्यूक्लियर तुम्हारा जो फोर्सेज है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सैचुरेट है। क्या है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी है। वो अपने नेबर्स पे ही ओनली काम करता है, उससे दूर पे वो काम नहीं करता है। ये तुम्हें कैसे दिखता है, जब तुम जाते हो बाइंडिंग एनर्जी कराओ के अंदर, तो यहां तुम क्या देखते हो कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक न्यूक्लियंस के आसपास वाली जगह हो गई है कवर, ठीक है, तो वो बाकी पे फोर्स लगाएगा ही नहीं। इधर वाला भी अपने आसपास वाले पे लगाएगा। सपोज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम कितना होता है, 8, तो वो 8 पे लगाएगा, ये वाला भी 8 पे, ये वाला भी 8 पे, ये वाला भी 8 पे, पर 8 से ज्यादा पे कोई नहीं लगाएगा। मतलब न्यूक्लियर फोर्स तुम्हारे कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओनली अपने आसपास वाले न्यूक्लियस पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेज की सैचुरेशन प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो तुम पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेज आर, इसमें लिख सकते हो तुम सैचुरेशन प्रॉपर्टी के अंदर ओनली applicable to their nearest neighbors। नियरेस्ट नेबर, नेबर की स्पेलिंग तुम लिख लेना, मुझे याद नहीं है, ठीक है। नियरेस्ट लिख देना यार, NEIGHBOUR, नियरेस्ट नेबर पे ही क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हें बताई था, न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट सेंट्रल। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो क्या होगा, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, कैसे लग रहे होंगे, एक दूसरे को इनको ऐड करके जो लाइन बनाओगे इसी लाइन पे काम कर रहे होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट इसी लाइन पे, अगर पॉजिटिव है तो रिपेल, अगर सेम है तो रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपेल। ग्रेविटेशन की बात करूं, ये मास m यहाँ है, ये मास m यहाँ है, लाइन से मिलाओगे तो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसी लाइन पे काम कर रहे हैं, इन्हें बोलते हैं सेंट्रल पोटेंशियल। बट न्यूक्लियर फोर्स ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच की लाइन पे काम नहीं करता है। तो क्या लिखोगे, न्यूक्लियर फोर्सेज आर नॉट सेंट्रल, न्यूक्लियर फोर्सेज सेंट्रल पोटेंशियल नहीं है। एक चीज और लिख सकते हो, क्या, न्यूक्लियर फोर्सेज जो तुम्हारे पास हैं वो क्या है, डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। जो तुम्हारे पास न्यूक्लियर फोर्सेज है, ठीक है, जो तुम्हारे पास न्यूक्लियर फोर्सेज है वो डिफरेंट होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से। कैसे, जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तुम किसी पोटेंशियल से क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। बट न्यूक्लियर फोर्सेज में ऐसा नहीं है। इसके न्यूक्लियर फोर्सेज के लिए ऐसा भी डिफाइन नहीं है जिसका तुम डेरिवेटिव करके नेगेटिव लेके फोर्स निकाल सको, ठीक है। मतलब जिस पोटेंशियल से तुम वो फोर्स को डिफाइन कर सको, जनरेट कर सको, ऐसा पोटेंशियल डिफाइन नहीं है। तो न्यूक्लियर फोर्स तुम्हारी क्या है, डिफरेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसके बाद हमने कंप्लीटली देख लिया है कि न्यूक्लियर फोर्सेज क्या है। आफ्टर दैट वी हैव न्यू टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। हम बात करेंगे न्यूक्लियस कौन सा स्टेबल है, कौन सा स्टेबल नहीं है, इसका कोई ग्राफ है, इसका कोई मेजरमेंट है, स्टेबल नहीं है तो वो स्टेबल कैसे होगा, वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो न्यू टॉपिक डालो, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। फिर वही बात आ गई, एवरीवन नीड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मिलेगी कैसे, मेहनत करके, नौकरी लग के, पैसे कमा के, वो स्टेबिलिटी वाला इधर फैक्टर हम देखेंगे। तुम्हें तो ऐसे मिलेगी, पर इसे कैसे मिलेगी, न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी वो हमें देखना है। तो इसके अंदर लिखो, देखो बहुत सारे तुम्हारे पास आइसोटोप थे, है ना, 1h2 है, 1s3 है, इसी तरीके से तुम्हारे पास 11 सोडियम 23 हो सकता है, 22 भी मे भी एग्जिस्ट करे तो हो सकता है, बहुत सारे आइसोटोप हो सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर से कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल नहीं होगा।
स्टेबल होगा मतलब एग्जिस्ट करेगा नेचर में, स्टेबल नहीं होगा मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये किस बेसिस पे बताया जाएगा, ये तुम्हारा बताया जाएगा n/z रेशियो पे, n/z रेशियो पे, ठीक है, कि हम सारे जो आइसोटोप्स हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके लिए n/z रेशियो का ग्राफ बनाएंगे, वो कैसा आता है, ठीक है, मतलब स्टेबल जो है हमारे पास अभी स्टेबल है उनका ग्राफ कैसा है, जो अनस्टेबल है वो कहां एग्जिस्ट करते हैं इस ग्राफ के अंदर, इसकी बात अब होगी। तो इसमें लिखो आउट ऑफ वेरियस आइसोटोप्स देयर मे बी स्टेबल, देयर मे बी स्टेबल आइसोटोप एंड अनस्टेबल एज वेल, कुछ स्टेबल हो सकते हैं कुछ अनस्टेबल हो सकते हैं। देयर स्टेबिलिटी is connected to relative number of neutron and proton in that न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की का रिलेटिव नंबर कितना है उस पर इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। ये इसके लिए ग्राफ बनाया गया, इसके लिए एक ग्राफ बनाया गया जिसको बोलते हैं तुम्हारे पास सैगरे कर्व। क्या बोलते हैं, सैगरे कर्व। सैगरे कर्व क्या था, ग्राफ बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर फॉर वेरियस न्यूक्लियस। देखो वो तुम्हारे पास सैगरे कर्व था क्या, देखें तो देखो, इधर तुम्हारे पास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इधर तुम्हारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसको तुम बोलते हो जेड, और इसकी जो स्टेबिलिटी लाइन है, स्टेबिलिटी लाइन है वो कैसे आती है, पहले सीधी आती है उसके बाद चलते चलते इधर बाइंड हो जाती है, बैंड हो जाती है इधर, ठीक है। ये तुम्हारी ऐसे करके इसकी कोई स्टेबिलिटी लाइन आती है, ये तुम्हारी क्या है, स्टेबिलिटी लाइन है। और इसके आसपास जो अदर मिलेंगे तुम्हें न्यूक्लियॉन्स, जो इस लाइन पे मिलेंगे वो तो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, और जो इस लाइन से नीचे मिलेंगे वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। और इस लाइन को इससे आगे हमने बढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो इसमें तुम क्या बता सकते हो, अब देखो ये तुम्हारा ग्राफ किसका है, जो तुम्हारी पीरियोडिक टेबल है ना उन्हीं के अंदर से n/z रेशियो निकाला है प्रत्येक एलिमेंट के लिए और ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। इनिशियली एलिमेंट जो तुम्हारे पास है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, इनके लिए क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इधर लिख लो फॉर इनिशियल एलिमेंट्स n/z रेशियो इज 1। और ये किसकी कहानी है, स्टेबल की, स्टेबल न्यूक्लियस की। और जो तुम्हारे पास जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे, ठीक है, तुमने n/z रेशियो देखा, ठीक है, स्टार्ट के अंदर तो वो कितना था, 1 था। इनिशियल क्या था, n/z रेशियो 1 था, तो ये इसलिए क्या आ गया, इसके प्रोपोर्शनल आ गया ना ऑलमोस्ट। पर हाईएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस के लिए, जो हाईएस्ट स्टेबल तुम जानते हो कि इसका मास हाईएस्ट हो गया, इसकी
एटॉमिक नंबर क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया और ये स्टेबल है, उसके लिए n/z रेशियो क्या है, 1/6 भी है। क्या है, 1/6 भी है हाईएस्ट फॉर एनी स्टेबल न्यूक्ली। कि किसी हाईएस्ट स्टेबल न्यूक्ली को मतलब किसी हाईएस्ट नंबर वाले कि तुम्हें दिख रहा है कि ये इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, 50 है और ये स्टेबल है, 51 हो जाएंगे न्यूट्रॉन तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसके लिए n/z रेशियो क्या है, 1/6, 1.6 है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जैसे जैसे क्या होगा, तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ाओगे, जेड बढ़ाओगे, रिपल्सन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उस रिपल्सन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे प्रोटॉन नंबर ना बढ़े, अब क्या बढ़े, न्यूट्रॉन नंबर बढ़े। तो इस बार क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज होगा, न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज होगा तो प्रोटॉन नंबर से एक्स्ट्रा उसको इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि क्या हो, रिपल्सन कम हो, ठीक है। तो n/z रेशियो कहां पे पहुंच जाएगा, हाईएस्ट की बात की जाए, पीक पे कहां पहुंच जाएगा, 1.6 तक। तो तुम्हारा n/z रेशियो कहां वेरी किया, कहां से कहां तक पहुंच गया, 1 से लेकर के 1.6 तक स्टेबल न्यूक्ली के लिए, ठीक है। इसके बाद की बात की जाए, मतलब अगर तुम्हारा इस कर्व पे तुम आ रहे हो तो जेड तुम्हारा क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 83 हो रहा है, या फिर ए इज ग्रेटर देन क्या है, 209 है, तो इनके ये सारे क्या है, स्टेबल है ही नहीं, स्टेबल है ही नहीं, ठीक है। और अगर बहुत बड़ा न्यूक्लियस है तो वो स्टेबल नहीं है, वो क्या करना चाहेगा, फ्यूजन करना चाहेगा, छोटे वो क्या करना चाहेंगे, फ्यूजन करना चाहेंगे। अब इसमें एक बात और देखो, होता क्या है कि जब किसी एटम के अंदर, जब किसी न्यूक्लियस के अंदर n या फिर z न्यूट्रॉन या प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, जितने होने चाहिए, मतलब इस लाइन पे होना चाहिए, अगर स्टेबल होना तो कहां होना चाहिए, प्रत्येक आइसोटोप के अंदर ये रेशियो यहीं चलना चाहिए। पर अगर क्या हो सकता है, कुछ आइसोटोप क्या होंगे, जैसे तुमने देखा है ना 1s2 1s2 1s3, तो कुछ में तो यहीं पे होंगे, वो तो स्टेबल होंगे, कुछ क्या होंगे, इधर होंगे, इससे इधर, जैसे 1s3 है वो इधर होगा, 1h2 है वो भी इधर होगा, ठीक है। तो कुछ स्टेबल होंगे और कुछ अनस्टेबल होंगे, जो इस लाइन पे होंगे वो सारे स्टेबल, जो इस लाइन के इधर उधर है वो कौन से होंगे, अनस्टेबल होंगे। जो इस साइड में होंगे, इस साइड में होंगे वो क्या कहलाएंगे, न्यूट्रॉन है, तो ये कौन सा रीजन कहलाएंगे, इस साइड वाला न्यूट्रॉन रिच रीजन, क्या कहलाएगा, न्यूट्रॉन रिच रीजन। और इस साइड वाला रीजन क्या कहलाएगा, जो ये हरे डॉट है, प्रोटॉन रिच रीजन। चाहते क्या है, इधर वाले न्यूक्लियंस और इधर वाले न्यूक्लियंस क्या चाहते हैं, हम जो हमारे पास है उसको इमिट कर दे, उसको त्याग कर दे उसका, ठीक है, इमिशन कर दे उसको और इस लाइन पे चले जाएं, स्टेबिलिटी में चले जाएं। तो ये वाले न्यूट्रॉन क्या करेंगे, अपने न्यूट्रॉन को किसमें बदलेंगे, प्रोटॉन में बदलेंगे, तो ये इधर आ जाएंगे, उधर से इधर आ जाएंगे। न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदलने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, बीटा नेगेटिव डीके, क्या करना पड़ेगा, बीटा नेगेटिव डीके करना पड़ेगा। तो इधर वाले जो तुम्हारे पास जो न्यूक्लियॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, बीटा नेगेटिव डीके करेंगे, ये वाले क्या करेंगे, बीटा पॉजिटिव डीके करेंगे, ठीक है। इस चीज को भी मैं तुम्हें लिखा देता हूं, इस चीज को भी तुम लिख लो, लिखो, द लेफ्ट साइड ऑफ n/z curve is neutron rich region and right side is proton rich region. Neutron rich nuclei will process beta negative decay to make itself stable। कि जो न्यूट्रॉन रिच न्यूक्ली है वो क्या करेंगे, बीटा नेगेटिव डीके करेंगे, और जो प्रोटॉन रिच है, लिखा दिया गया इसमें प्रोटॉन रिच का है, प्रोटॉन रिच क्या करेंगे, प्रोटॉन रिच न्यूक्ली विल प्रोसेस बीटा पॉजिटिव डीके टू मेक
itself stable। तो इधर वाले इधर क्या हो जाएगा, बीटा नेगेटिव डीके, इधर वाले क्या कर लेंगे, बीटा पॉजिटिव डीके। एन बाई जेड रेशियो कहां तक कहां मूव कर रहा है तुम्हारा, एन बाई जेड रेशियो कहां से कहां मूव कर रहा है, एन बाई जेड रेशियो विल मूव अप टू 1.6 फ्रॉम 1 फॉर स्टेबल न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास एक टर्म और आती है, उसका तुम साइड में छोटा सा टॉपिक डालो, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, मास नंबर और एक्चुअल मास क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अब उस डिफरेंस का क्या किया जाए, मास नंबर के साथ अगर रेशियो लिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन को लिखते किससे हैं, एफ से। एफ इज इक्वल टू एक्चुअल मास माइनस मास नंबर डिवाइड बाय मास नंबर। ये तुम्हारा क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है। ये तुम्हें क्या बताता है, स्टेबिलिटी बताता है न्यूक्लियस की। इट गिव्स आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। और ये क्या हो सकता है, एफ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये क्या होगा, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। अगर नेगेटिव है तो वो स्टेबल होगा। स्टेबल कौन से वाले होते हैं, जिनका मास नंबर क्या हो, 20 से बड़ा हो और 180 के बीच में हो। ठीक है, और अनस्टेबल कौन से होते हैं, जिनका मास नंबर क्या हो, 20 से छोटा हो या फिर क्या हो, मास नंबर 180 से बड़ा हो। ये तुम्हारे अनस्टेबल होंगे, इनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तुम्हारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमने पैकिंग फ्रैक्शन तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद है तुम सबको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके नोट्स बना लेना और शॉर्ट नोट्स बना लेना। इसके बाद जब ये चैप्टर फिनिश होने वाला होगा तब मैं तुम्हें डिफाइन कर दूंगा कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या क्या ऐड करना है, जो तुम्हारे एग्जाम व्यू से फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।